वाह माँ, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। आप सच में आज पिज्जा बना रहे हो? यह सुनकर ही मेरे मुंह में पानी आ गया है। सच में माँ, आपके हाथ के खाने का कोई जवाब नहीं है। ऊपर से आप इतना अच्छा अच्छा खाना बनाते हो हमारे लिए। मेरी तो सारी सहेलियाँ ही मेरा टिफिन खा जाती हैं। अरे मेरे दोनों बच्चों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम दोनों को पिज्जा पसंद है ना, इसलिए मैंने तुम दोनों के लिए स्पेशली बनाया है। तुम दोनों का जितना मन करे उतना खाओ। माँ, आप सबसे बेस्ट हैं। पता नहीं हम आपके बिना क्या करेंगे। हाँ माँ, मुझे तो सोचकर ही रोना आ जाता है कि मुझे आपको छोड़कर जाना पड़ेगा। अरे मैं अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ और उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं माँ। वी लव यू माँ। अरे पिज्जा मंगवाया तुमने, आज तो मजा ही आ जाएगा। हाँ, आज मेरा बहुत मन कर रहा था, इसलिए मैंने मंगवा लिया। वैसे भी तुम्हारी माँ के लिए तो खिचड़ी ही बनती है, वो तो ये सब खा नहीं सकती, तो मैंने हमारे लिए ही पिज्जा ऑर्डर कर दिया। हाँ, जब से माँ को लकवे का अटैक आया है, हम तो जैसे एंजॉय करना ही भूल गए हैं। एक तो वह बिस्तर से उठ नहीं पाती है, हमें सारा दिन उनकी सेवा में लगे रहना पड़ता है। विनोद, पानी लाना बेटा। लो यार, फिर शुरू हो गया इनका। इनसे हमारी खुशियाँ देखी ही नहीं जाती। अरे तुम उन्हें छोड़ो, चलो हम पिज्जा खाते हैं। इन्हें बाद में पानी दे आऊंगा मैं। अनुराधा को आज भी बिस्तर पर लेटे हुए उन दिनों की याद आती है जब वह अपने दोनों बच्चों के साथ हंसती खेलती रहती थी। लेकिन जब से उसे लखवा ने जकड़ा है, तब से ना तो वह बिस्तर से ज्यादा उठ पाती है और ना ही कोई काम कर पाती है, जिसके चलते उसकी बहू और बेटा दोनों उसकी तरफ ध्यान नहीं देते थे। अरे सीना बहू, थोड़ा पानी ला दो। अरे यार, इनका तो हर थोड़ी देर में चालू हो जाता है, कभी ये दे दो कभी वो दे दो। 2 पल टीवी भी नहीं देखने देती। हाँ हाँ, आ रही हूँ। इतना क्यों चिल्ला रही हो? अरे पानी सामने ही तो रखा है आपके, खुद ले नहीं सकती? तुम्हें पता तो है ना, मैं ज्यादा हिल डुल नहीं सकती, इसलिए हाथ नहीं पहुंच रहा था, तो बस आवाज लगा दी। अरे इतना भी कोई दूर आसमान में नहीं रखा है पानी, थोड़ा कोशिश करोगी तो उठा लोगी। जब देखो तब आवाज लगाती रहती हो। मैं अपनी जिंदगी ना जीऊं? आप तो यही चाहती हो ना जीऊं? अरे क्या हुआ? अरे देखो ना विनोद, यहाँ सामने तो पानी रखा है, फिर भी मुझे आवाज दिए जा रही है, बहू ये दे दे, बहू वो दे दे। मुझे तो ऐसा लगता है ये जानबूझकर ये सब करती हैं, जिससे मैं बार बार परेशान हो जाऊं। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था तो मैंने आवाज लगा दी। माँ, पूरा दिन तो शीना तुम्हारी सेवा में लगी रहती है, फिर भी तुम उसे यूं परेशान कर रही हो। यहाँ दवाई पानी सब कुछ तो पड़ा है, खुद भी थोड़ी कोशिश कर लिया करो ना। मेरा इतना अच्छा खासा प्रोग्राम चल रहा था, वो भी मिस हो गया ना अब। अरे कोई बात नहीं डार्लिंग, आओ हम फोन में साथ में कुछ अच्छा सा देखते हैं। माँ, अब खुद उठा लेना यहाँ से, जो भी चाहिए, आवाज मत लगाना। अनुराधा की बीमारी के चलते उसका शरीर ज्यादा चल फिर नहीं पाता था, इसलिए अब उसकी जिंदगी बेटे और बहू पर आधारित थी। लेकिन विनोद और सीना को ऐसा लगता था जैसे उनकी माँ उन पर बोझ बनती जा रही है। यह लो माँ, खिचड़ी खा लो। बेटा, पिछले कितने महीनों से तो खिचड़ी खा रही हूँ। रोज रोज खिचड़ी खाकर अब मेरा मन भर गया है। अगर रोटी सब्जी मिल जाती तो? अरे मेरी प्यारी सासू माँ, रोटी सब्जी क्यों, मैं आपको बर्गर पिज्जा वो सब बनाकर देती हूँ ना। देखो ना विनोद, कैसे तुम्हारी माँ मेरी शिकायत कर रही है, मैं इन्हें रोज खिचड़ी देती हूँ। अब बीमार को खिचड़ी नहीं दूँ तो क्या 56 भोग बना कर दूँ? क्या माँ, आप बीमार हैं इसीलिए तो आपके लिए खिचड़ी बना रही है शीना, और आप हैं कि आपको अपने खाने की पड़ी है। अरे नहीं बेटा, मैं तो बस यह कह रही थी, रोज रोज खिचड़ी अच्छी नहीं लगती। अगर कभी रोटी सब्जी या कभी दाल चावल जैसा कुछ मिल जाता तो मेरे खाने का मन भी करता। ऐसे तो मुझे यह खिचड़ी खाने का मन ही नहीं करता। देखो अपनी माँ को, अब ये फरमाइश करने लगी है नई नई चीजों की। हम यहाँ सारा दिन इनकी देखभाल में लगे रहते हैं और यह है कि इन्हें पकवान खाने हैं। जब से ये बिस्तर में पड़ी है ना, तब से मैं तो अपनी जिंदगी जीना ही भूल गई हूँ। जैसे सारा दिन इनकी सेवा में चला जाता है। कितने दिन हो गए हैं हम दोनों किसी होटल में भी नहीं गए हैं, और यह है कि इन्हें नए नए पकवान खाने हैं। पकवान नहीं बहू, पकवान नहीं, बस हल्का फुल्का खाने के लिए कह रही थी। ये तो खिचड़ी अब मुझे अच्छी ही नहीं लगती। बस माँ, आपके लिए यह खिचड़ी ही अच्छी है, यही खाना है आपको। चलो शीना, आज मैं तुम्हें किसी अच्छे से होटल में लेकर चलता हूँ, तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। ओह ठीक है, मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। माँ, खिचड़ी रख कर जा रहे हैं और खा लेना, और दवाई भी ले लेना, और प्लीज बार बार फोन मत करना, हमें आने में थोड़ी देरी हो जाएगी। विनोद और शीना की बातों से अनुराधा का दर्द बहुत बढ़ जाता था, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहती थी। यहाँ तक कि उसने अपनी बेटी नम्रता को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया था। एक दिन नम्रता का फोन आता है। हेलो माँ, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ तुम कैसे हो? तुम्हारे ससुराल में सब कैसे हैं? यहाँ सब ठीक है, तुम्हें बहुत याद करते हैं माँ। मुझे तो खुशी है कि तुम्हें एक अच्छा सा ससुराल मिला,
पति मिला जो तुम्हारा इतना ख्याल रखता है। हाँ माँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे ना बस तुम्हारी चिंता लगी रहती है। जब से तुम बीमार पड़ी हो तब से मुझे चैन ही नहीं आता। यही सोचती रहती हूँ कि तुम कैसी होगी, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी। तुम्हारा भैया और भाभी ख्याल रखते हैं ना माँ? अरे वह दोनों तो मेरे आगे पीछे ही घूमते रहते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं मेरा। कभी भी मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने देते। बहू तो मुझे रोज अलग अलग तरीके का खाना खिलाती है, जूस देती है, वक्त से पहले मेरा सारा सामान मुझे दे देती है, जिससे मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। सच माँ? चलो, इस बात से तो मुझे बहुत तसल्ली मिली कि वहाँ तुम्हारा ध्यान अच्छे से रख रहे हैं। अनुराधा अपना दर्द अपनी सिसकियों में छुपाए हुए अपनी बेटी से बातें करती है, जिससे नम्रता अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश रहे। लेकिन यहाँ विनोद और शीना का बर्ताव अनुराधा के प्रति दिन पर दिन बुरा होता जा रहा था। यह लो माँ, तुम्हारी दवाइयाँ। यहाँ लाओ जरा, देखो तो कितने की दवाइयाँ आती है इनकी। क्या 5000 की दवाइयाँ? हे भगवान, तभी तो मैं सोचूं हमारी बचत क्यों नहीं हो रही है। सारा पैसा और कमाई तो इनकी दवाइयों और डॉक्टर के खर्चे में चला जा रहा है, फिर हमारे पास क्या बचेगा? और नहीं तो क्या, हर महीने इनका खर्चा कितना भारी पड़ जाता है हम पर। इस महीने मैं सोच रहा था एक नया फोन ले लूं, फिर इनके खर्चे, यह सोचकर नहीं लिया। एक तो इनकी दवाइयों का खर्चा, ऊपर से ये ठीक भी तो नहीं हो रही हैं। दवाइयाँ तो सारी बर्बाद ही जा रही हैं। अरे डॉक्टर तो कह रहे हैं कि यह दवाइयाँ असर करनी चाहिए, बस उन्हें खुश रखिए, किसी बात की टेंशन मत दीजिए माँ को। माँ, आपको हमने क्या परेशानी दी है? आपको सब कुछ हाथ में देते हैं, ना खाना पानी दवाई, आपका सारा खर्चा भी उठाते हैं, फिर क्या तकलीफ है आपको जो आप ठीक नहीं हो रही हो? अरे विनोद, ये तो बस दुनिया को दिखाना चाहती हैं कि उनके बेटे और बहू उनका ध्यान नहीं रखते, इसलिए ये ठीक नहीं हो रही हैं। नहीं नहीं बहू, मैं ऐसा क्यों सोचूंगी भला? मैंने तो कभी किसी से ऐसा कुछ नहीं कहा। आपकी दवाइयों का खर्चा उठाते उठाते मेरी आधे से ज्यादा बचत चली जाती है। विनोद और शीना अनुराधा को सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। इतने में ही दरवाजे की घंटी बजती है। अरे मैं देखती हूँ, मेरा पार्सल वाला आया होगा। शीना दरवाजा खोलती है, अपना पार्सल लेती है और विनोद को आवाज लगाती है। विनोद, जरा इसे पैसे देना। हाँ, कितने देने हैं? अरे ज्यादा नहीं, 8000। वो मुझे एक सूट पसंद आ गया था ना, तो मैंने मंगवा लिया। अरे कोई बात नहीं, 8000 का ही तो है, तुम्हारा मन था तो ले लिया, कोई बात नहीं। ये लो भैया पैसे। अब क्या करें, माँ जी के खर्चे ही बढ़ गए हैं, तो हमें खुद की खुशियों का गला घोटना पड़ता है। हाँ शीना, मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होता है यह सब। खैर, अब मैं खुद पर काबू कर लेती हूँ। क्या करूँ, बचत भी तो करनी है ना। इन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें तो सोचना है ना। विनोद और शीना पहले बस बदतमीजी से बात करते थे, लेकिन अब तो उनके दिमाग में अनुराधा को लेकर कुछ और ही ख्याल चल रहा था। अरे यार, पूरा दिन इस कमरे से यही आवाज आती रहती है। इस चक्कर में ना हम घर पर किसी दोस्त को बुला पाते हैं और ना कहीं बाहर जा सकते हैं। अरे बिल्कुल सच कहा तुमने, माँ के बीमार होने के बाद हम ना कहीं जा सकते हैं और ना कहीं आ सकते हैं। बोझ हो गई हैं अब वो हम पर। हमें कोई रास्ता सोचना होगा ना, जिससे हम इस बोझ से मुक्ति पा सकें। मैं भी कुछ दिनों से यही सोच रहा था, इसीलिए मैंने कुछ वृद्धा आश्रम ढूंढ रखे हैं, जहाँ ऐसे मरीजों की सेवा भी होती है और देखभाल भी। अरे वाह, ये तो तुमने बड़ा ही अच्छा काम किया है। अब हमसे भी यह बोझ और नहीं सहा जाता। अच्छा होगा कि तुम इन्हें जल्द से जल्द वृद्धाश्रम छोड़ दो। देखो, मैंने यह कुछ उनके लिए देख रखा है, यहाँ बीमार मरीजों की सेवा भी होती है। हम माँ को वहाँ छोड़ाएंगे, फिर हम आजाद। हाँ, और फिर हम अपने दोस्तों को घर बुलाएंगे और उनके साथ पार्टी करेंगे, उनके साथ बाहर घूमने भी जा सकते हैं। सब कुछ कितना मजा आएगा, कितनी आजादी होगी। और तो और हमारे पैसे भी बच जाएंगे, इससे हम जो चाहें वह भी ले सकते हैं, और वह भी बिना किसी टेंशन के। अरे तो फिर सोच क्या रहे हो, जल्दी से उन्हें यहाँ से भेज देते हैं ना। हाँ, लेकिन उन्हें आश्रम में भेजने से पहले एक बार नम्रता को बताना होगा। अरे उसे बताना क्यों जरूरी है? अरे नहीं बताएंगे और वह कभी यहाँ आ गई और उसे माँ नहीं मिली तो हम पर इल्जाम लगाएगी। इससे अच्छा है कि हम आखिरी बार माँ को उससे मिला ही देते हैं पैच, और कह देंगे कि हम उन्हें आश्रम में भेज रहे हैं। हाँ, ये बात भी ठीक है। विनोद और शीना ने अनुराधा को आश्रम में भेजने का तय कर लिया था, और विनोद ने नम्रता को फोन करके यहाँ आने को कह दिया। क्या हुआ भैया, आपने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? सब ठीक है ना? माँ ठीक है ना? हाँ हाँ, माँ जी ठीक है, उन्हें क्या होगा, ठीक ही है वो। तो आपने मुझे इतनी जल्दी आने को क्यों कहा? देख, मैंने और शीना ने यह फैसला किया है कि हम माँ को वृद्धा आश्रम में भेज रहे हैं। क्या? आश्रम? लेकिन क्यों? अरे माँ की हालत तो तुझे पता ही है, एक तो बिस्तर पर हैं कब से, उनके पीछे हम दोनों लगे रहते हैं सेवा में। मैं और शीना अब और नहीं कर सकते हैं सब, बस इसीलिए उन्हें वृद्धा आश्रम भेज रहे हैं। अरे तुम इतना चौंक क्यों रही हो?
हमारी भी अपनी पर्सनल लाइफ है, हम अपनी जिंदगी उनके पीछे बर्बाद तो नहीं कर सकते ना। इसीलिए तुम्हें आज उनसे आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया है, फिर हम उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ देंगे। आप दोनों ये कैसे बोल सकते हैं? आपको माँ बोझ लग रही है? भैया, ये वही माँ है जिसने आपको 9 महीने कोख पर रखा था, तब तो आप उन्हें बोझ नहीं लगे। आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद करवा देती हूँ। बचपन में आप इतने बीमार हुए थे कि आप उठ तक नहीं पा रहे थे बिस्तर से, तब माँ हर डॉक्टर का दरवाजा खटखटाती रही, हर मंदिर में आपको उठाकर लेकर गई। कितने दिन आपके लिए व्रत रखे जिससे कि आप ठीक हो जाओ। आपको उठाकर ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ चढ़ती थी माँ मंदिर की। अगर तब माँ ने आपको अनाथ आश्रम में डाल दिया होता तो अच्छा होता, क्योंकि आप भी तो उस वक्त उनके लिए बोझ बन गए थे ना। हाँ, तो यह सब उनका फर्ज था, ऐसा तो कोई अनोखा काम नहीं कर दिया उन्होंने। अच्छा, जिस पति के पैसे पे आप ऐश कर रही हो ना, वो पति नहीं होता अगर माँ नहीं होती, समझी आप? लेकिन मैं भी किन लोगों से बात कर रही हूँ जिनके मन में माँ को आश्रम डालने की बात आ सकती है। उन्होंने ना जाने कितने दुख पहुँचाए होंगे मेरी माँ को, लेकिन आज तक आप दोनों के लिए माँ ने कुछ नहीं कहा। मैं हमेशा आप दोनों की तारीफ करती रही कि आप दोनों उनका बड़े अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। अरे क्या ही बोलूँ मैं आप जैसे भाई को। ये सारी बातें ना किताबों में ही अच्छी लगती हैं। बस, अब एक शब्द और नहीं। नम्रता ने इतना कुछ कह दिया और तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि माँ ने मेरे लिए क्या क्या सहा है। लेकिन मैं तुमसे भी क्या कहूँ, मैं उनका बेटा होने के बावजूद उन्हें इतना दर्द देता रहा, और तुम तो फिर भी उनकी बेटी नहीं। नम्रता, मुझे माफ़ कर दे प्लीज़, पता नहीं मैं इतना नालायक कैसे हो गया। बस भैया, अब बहुत देर हो चुकी है। अब मैं माँ को आपके साथ एक पल के लिए भी नहीं रख सकती। मैं उन्हें अपने साथ रखूंगी और उनका ख्याल रखूंगी। नम्रता, मेरी बात सुन। देख, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं आपसे माँ का पूरा ख्याल रखूंगा। नहीं नहीं भैया, मैं माँ को अपने साथ ले जा रही हूँ। अब मैं उन्हें और दुखी होते हुए नहीं देख सकती। आप दोनों अब आजाद हैं, जी लीजिए अपनी जिंदगी मजे के साथ। विनोद को अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन नम्रता अब अपनी माँ को अपने भाई के पास रखने के लिए तैयार नहीं थी। वह अपनी माँ को अपने साथ घर ले आई। माँ, यह देखो, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा टमाटर का सूप बनाया है। चलो चलो जल्दी पी लो इसे। अरे नम्रता बेटा, मेरी चिंता मत कर, मैं तो खिचड़ी भी खा लूंगी, सच में। अरे माँ, तुमने पूरी जिंदगी हम बच्चों के नाम कर दी। तुमने हमें कितना अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाया। आज थोड़ी सी सेवा मुझे भी कर लेने दो तुम्हारी। खुश रह बेटा, हमेशा खुश रह। नम्रता की सेवा और खुशी से अनुराधा की हालत में सुधार आने लगा और कुछ ही महीने में वह अपने पैरों पर चलने लगी। अरे माँ, क्या कर रही हो तुम रसोई में? अरे तेरी पसंद का पिज्जा बना रही हूँ, तुझे पसंद है ना? माँ, क्यों इतनी तकलीफ कर रही हो? मैं बना लूंगी। नहीं नहीं, अब मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। अब तो मैं सिर्फ माँ बनना चाहती हूँ। माँ, कोई भी माँ किसी पर बोझ नहीं होती। वह बदनसीब होते हैं बच्चे जो इस बात को समझ नहीं पाते। तुम मेरे लिए आशीर्वाद हो, बोझ नहीं। चलो अब जल्दी से मुझे पिज्जा खिला दो।